छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी, कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ असीम मिश्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। चक्रवाती तूफान यास अब कमजोर होकर झारखंड के दक्षिणी इलाकों में पहुंचा। झारखंड के कई इलाकों में तूफान के कारण हो रही है भारी बारिश। अगले कुछ घंटों में तूफान के और कमजोर होने की उम्मीद। ओडिशा और बंगाल में राहत और बचाव का काम लगातार जारी। जाइडस ने कोविड के इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल के क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मांगी अनुमति। जेनेटिक लाइफ साइंसेज ने वर्धा में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इमल्शन इंजेक्शन का उत्पादन किया शुरू। अब 7,000 रुपए के मुकाबले 1,200 रुपए की कम कीमत पर होगा उपलब्ध। देश में टीकाकरण अभियान लगातार जारी। 131 दिनों के भीतर ही भारत ने दी 20 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके की खुराक। लगातार 14वें दिन रोजाना ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक। नए मामलों में भी गिरावट जारी। पॉजिटिविटी रेट गिरकर हुई 9.79%। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दोहराया, सरकार निजता के अधिकार को पूरी तरह से समझती है और उसका सम्मान करती है। कहा, नए नियम केवल सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए। सरकार सवाल पूछने का अधिकार सहित आलोचनाओं का करती है स्वागत। एंटीगुआ के पीएम ने बताया, भगोड़ा मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया। कहा, डोमिनिकन सरकार से मेहुल चौकसी को एंटीगुआ नहीं लौटाने का किया गया अनुरोध। सीधे भेज सकते हैं भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीन में कोविड वायरस की उत्पत्ति पर अगले 3 महीनों में रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश। संक्रामक रोगों पर अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी की जांच की मांग। माली में सियासी संकट और भी गहराया। अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिया इस्तीफा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। चुनी हुई सरकार की वापसी का किया आह्वान। और स्पेनिश क्लब विला रियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब किया अपने नाम। पेनल्टी शूटआउट में 11-10 से जीत की हासिल। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और बात अब करेंगे चक्रवाती तूफान यास की, जिसके अब झारखंड में प्रवेश करने के बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। और इस वक्त ये रांची खूंटी जिला से होते हुए झारखंड के ही तमार के पास से गुजर रहा है। झारखंड के मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के बाद अब चक्रवात कमजोर पड़ गया है। इस समय 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तूफान प्रभावित इलाकों में लगातार बारिश भी हो रही है।
नदी के तटबंधों पर रह रहे लोगों को तुरंत ही सुरक्षित शिविरों में जाने को कहा गया है। उन्हें पहुंचाया भी जा रहा है। राज्य आपदा मोचन विभाग, स्थानीय जिला प्रशासन और राष्ट्रीय संकट मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीमें जान माल के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार और सतर्क है। तूफान को देखते हुए रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में टीकाकरण अभियान को भी 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में, झारखंड के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित पुरुलिया, नादिया, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, झारग्राम, बांकुरा, दक्षिण और उत्तरी 24 परगना में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। वहीं ओडिशा के बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, मयूरभंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा में चक्रवात यास के बाद भी तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चक्रवात यास के कारण हुई बारिश से कई सड़कें पानी से भर गई हैं। पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में चक्रवात की वजह से भारी बारिश हुई है। और इस सबके बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान से प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों को राहत और बचाव के काम में वो लगातार लगे हुए हैं। यास की वजह से हुई भारी बारिश और तेज हवाओं से कई पेड़ गिर जाने से रास्ते बंद हो गए थे। एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। पेड़ों को रास्तों से हटाया जा रहा है। तटरक्षक बल भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। साथ ही रेड क्रॉस भी सूखे भोजन के पैकेट्स को बांटने का काम कर रही है। तो लगातार जो राहत और बचाव का कार्य है वो दोनों ही राज्यों में लगातार जारी है। जहां सूखे भोजन के जो पैकेट्स हैं वो प्रभावितों को बांटने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से तटरक्षक बल लगातार प्रभावितों को अपनी तरफ से मदद पहुंचा रहे हैं। और इस सबके बीच एनडीआरएफ की टीम ने बालेश्वर में मौके पर पहुंचकर एक नवजात शिशु और उसकी मां को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एनडीआरएफ के डीजी सत्यनारायण प्रधान ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने रात 2 बजे एक नवजात शिशु और उसकी मां को बचाने का काम किया। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। ओडिशा के बालेश्वर से हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव हैं और झारखंड की राजधानी रांची से हमारे साथ दिवाकर है। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहले दिवाकर आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि अब ये जो तूफान यास तूफान है वो बंगाल और ओडिशा से निकलकर अब झारखंड में पहुँच गया है और झारखंड में भी लगातार हम सुन रहे हैं कि वहाँ भी भारी बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। दिवाकर, चूंकि आप इस वक्त रांची में मौजूद हैं, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास इस तूफान को लेकर? देखिए, तूफान को लेकर ये है ताज़ा अपडेट कि कई जगह पे, जैसे रांची से सटा हुआ इलाका खूंटी है, वहाँ पर अभी तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। और रांची में तो जो बारिश का सिलसिला ये पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा है, उससे कहीं राहत नहीं मिल रही है। और मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा और अगले 2-3 घंटे में ये उम्मीद की जा रही है कि खूंटी के आसपास से ये जो साइक्लोन यास है उसका असर थोड़ा कम होगा और ये थोड़ा वीक पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इस बीच जब कल देर शाम ये झारखंड में प्रवेश किया था, उसके बाद चाहे जमशेदपुर हो, सरायकेला खरसावां हो, चाईबासा हो, रांची हो, गुमला हो, इन सब जगहों पर लगातार मूसलाधार बारिश हुई है और उसका ये असर हुआ है कि कई जगह पर जो मिट्टी के या कच्चे घर जिसको हम बोलते हैं वो बह गए हैं और लोगों को काफी परेशानी हुई है। नदियां उफान पर आ गई है और कई जगहों पर जो गाँवों का जो संपर्क पथ होता है वो नदियों में पानी के उफान आने की वजह से वो कट भी गया है। तो एक तरीके से आवाजाही पर भी प्रतिबंध एक तरीके से लग गया है। लोगों को घरों में रहने के लिए ये यास तूफान ने मजबूर किया है। और जहाँ तक हम खूंटी की बात करें, जी नजीर बताइए।
जी बताइए बात पूरी कीजिए दिवाकर। जी, जैसे खूंटी की अगर हम बात करें तो खूंटी में भी लगातार बारिश हो रही है और यहीं से कहा जा रहा है कि यास तूफान थोड़ा कमजोर होना शुरू होगा, लेकिन लगातार तेज हवाएं यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और ये सुबह से ही ये आलम देखने को मिल रहा है। कई जो बड़े बड़े जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉल्स है, वहां पर पानियों का जो एक सैलाब बह रहा है और वो सड़कों तक पहुंच रहा है। तो लगातार लोगों को ये जो मंजर देखने को मिल रहा है, ये पहले कभी यहाँ पर नहीं दिखा था। और जिस तरीके से एक अभी जो मौसम वैज्ञानिक की ओर से जो एक आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि राजधानी रांची में 1990 के बाद ऐसी बारिश हुई है और 150 मिलीमीटर एक दिन में बारिश दर्ज की गई है। तो लगातार जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो टूट गए हैं और साइक्लोन यास की वजह से लगातार असर दिख रहा है। और इस बीच एक खबर ये आ रही है कि यहाँ पर एक राजधानी रांची में एक घर के गिर जाने से उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चे भी शामिल है। तो ये पहला एक जो हम कह सकते हैं जान माल के नुकसान की जो खबर है। और साथ ही साथ दर्जनों मतलब सैकड़ों लोग जो है वो एक तरीके से विस्थापित इसमें हो गए हैं। उनको लाकर शेल्टर होम में रखा गया है, क्योंकि कई मिट्टी के घरों में नुकसान पहुंचा है, तो उनको शेल्टर होम में लाया गया है। इसके अलावा अभी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। और वहां पर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम लगातार जो लोग भी अगर कहीं भी जैसे सड़क पर टूटा है तो उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और लगातार प्रशासन के स्तर पर, एनडीआरएफ के स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। जी नदी। तो दिवाकर ये बताइए कि स्थानीय मौसम विभाग की तरफ से क्या कहना है कि इस तूफान का असर झारखंड में आज तो हम देख ही रहे हैं, कब तक इसका असर बना रहेगा? जी, इनका कहना है कि देखिए उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है, जो रेड कहते हैं कि रेड जोन है और ये येलो जोन करके इन्होंने एक वो एडवाइजरी जारी की है। उसके मुताबिक इनका कहना है कि अभी जो झारखंड के 5-6 जिले हैं, यहाँ पर लगातार अगले 2-3 दिनों तक बारिश का ये आलम हो सकता है। लेकिन जो सिलसिला पिछले 2 दिनों से चल रहा था उसमें थोड़ी राहत मिलेगी और बारिश से लोगों को निजात मिलेगी और हवाएं भी कम चलेगी। तो एक तरीके से जो जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, वो आने वाले कुछ घंटों के बाद उसमें थोड़ी कमी आएगी और लोगों को थोड़ी राहत मिलने शुरू होगी। लेकिन मौसम का मिजाज फिलहाल यही बना हुआ नजर आएगा। जी नदी। चलिए एक आखिरी सवाल दिवाकर, वो ये कि हमने देखा कि उड़ीसा में भी, बंगाल में भी जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उस पर भी इसका खासा असर पड़ा है। झारखंड की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, झारखंड में आज राजधानी रांची में एक मोबाइल वैन के जरिए घर घर जाकर वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली थी, उस कार्यक्रम को भी रोक दिया गया है। साथ ही साथ रांची में जो दूसरे वैक्सीनेशन के सेंटर्स थे, क्योंकि बारिश इतनी लगातार हो रही थी कि लोगों के लिए आना जाना मुश्किल था, तो इस वजह से सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स थे उनको आज बंद रखा गया है आज के लिए। लेकिन बाकी जो जिले जिसकी बात हम पहले से कर रहे थे, जहां से कि यास तूफान झारखंड में प्रवेश किया है, चाहे वो जमशेदपुर हो, सरायकेला खरसावां हो, चाईबासा हो, इन जगहों पर 2 दिनों के लिए टीकाकरण अभियान को रोक दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो जिनको लाकर शेल्टर होम में रखा गया है, फिर उनके घरों तक पहुंचाने की भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो प्रशासन के सामने एक ये भी दबाव है। इसके अलावा ये भी आकलन किया जाएगा कि इन 2 दिनों में, क्योंकि फसल का भी नुकसान, ये फसल का सीजन भी होता है, जो सब्जियों का सीजन होता है, तरबूज का सीजन होता है, इस दौरान फसल को बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि खेतों में पानी भर गया है, तो फसल को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उस स्तर पे भी प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ेगी और लोगों को कोई परेशानी ना हो, किसानों को परेशानी ना हो, इस दिशा में भी काम करने की जरूरत होगी। तो लगातार प्रशासन उस दिशा में भी काम करेगी ताकि लोगों को जो एक कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जा सके। तो दिवाकर, अगर ये मैं पूछूं आपसे कि जो लो लाइन के जो लोग हैं, नदियों के पास कछार इलाके में जो लोग रह रहे हैं, क्या उन्हें अब सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंचा दिया गया, सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया, ताकि अगर जलस्तर बढ़ता भी है तो उन्हें किसी तरह का कोई खतरा ना हो? जी देखिए, इसको लेकर पहले से ही प्रशासन ने, जिस तरीके से आप उड़ीसा और बंगाल में आप देख रहे थे कि प्रशासन, क्योंकि झारखंड को भी अलर्ट जारी कर दिया गया था और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई थी, जिला प्रशासन की टीम भी लगातार लगी हुई थी और मुख्यमंत्री व्यक्तिगत स्तर पर खुद स्वयं भी पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे। तो उन्होंने लगातार अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि निचले इलाके के जो लोग हैं उनको लाकर शेल्टर होम में, तो करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में लाकर आश्रय दिया गया था और लगातार वहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि सामुदायिक किचन चलाया जा रहा था प्रशासन के स्तर पर, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। 2 दिनों से सूखे राशन की व्यवस्था जो कुछ स्वयंसेवी संस्था थे, प्रशासन के लोग थे, वो भी लगातार कर रहे थे ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उनको शेल्टर होम में लाया गया। और अब प्रशासन के सामने ये होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे उन इलाकों में थोड़ी बारिश कम हो रही है, तो उसके बाद उनके घरों तक उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने अभी ये भी जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाए और वहां पर जो नुकसान हुआ है, चाहे वो बिजली
बंद हो गई है, व्यवस्था बंद हो गई है, कहीं कहीं पेड़ गिरे हुए हैं, तो उनको भी एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है और उसको हटाने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों की जो परेशानी है उसे कम किया जा सके। तो दिवाकर, जैसा कि आपने कहा कि अभी 2 दिन तक माहौल ऐसा ही रहेगा, हालांकि इतनी तेज स्पीड में हवाएं नहीं चलेगी, इतनी बारिश नहीं होगी, लेकिन असर जो अब अभी 2 दिन तक रहेगा और धीरे धीरे इस तूफान के और भी कमजोर 2 दिन के बाद और भी बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। जी, निश्चित तौर पर नदीम, देखिए लगातार यही चीज है और एक एहतियात के तौर पर भी लोगों से कहा गया है कि बेवजह वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदला हुआ है। ऐसे में कहीं तेज, क्योंकि बारिश लगातार हुई है, पिछले हम कह सकते हैं कि 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो पेड़ है वो भी थोड़े कमजोर हुए हैं, जो कच्चे मकान है वो भी कमजोर हुए हैं, तो उनके भी गिरने का एक डर बना हुआ रहता है। तो ऐसे में जब तक मौसम पूरी तरह से साफ नदीम नहीं हो जाता है तो तब तक खतरा बना हुआ है, और जब धूप यहाँ पर खिलेगी तब जाकर स्थिति सामान्य होने की बात की जा सकती है, क्योंकि जब लगातार बारिश होती है तो सब जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में जो मिट्टी के घरों हैं उनके गिरने का डर बना हुआ होता है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके गिरने का लगातार डर बना हुआ होता है। तो ऐसे में अभी भी अगले 2 दिनों तक के लिए जो खतरा है वो बना हुआ रहता है, तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 घंटे के बाद ये थोड़ा वीक होता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को रांची से हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे दूसरे सहयोगी ओपी यादव इस वक्त ओडिशा के बालेश्वर में ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। ओपी, सबसे पहले तो यही कि इस वक्त क्या कुछ ताज़ा स्थिति, आप ताज़ा हालात वहां पे देख पा रहे हैं? तूफान गुजर जाने के बाद से अब किस तरह से राहत और बचाव का कार्य उस वक्त यहाँ पे चल रहा है? जी, जब ये बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में निम्न दबाव का क्षेत्र बना था, उसके बाद इसने जो भीषण रूप धारण किया और कल उड़ीसा में सुबह 9 बजे ये भद्रक में और फिर शाम को 1 बजे के समथिंग दोपहर बाद ये बालासोर में हिट करते हुए निकल गया। लेकिन जब ये झारखंड की तरफ निकला तो इस तरह के भयावह मंजर यहाँ छोड़ गया, जिसकी अभी एनडीआरएफ और अन्य राहत बलों को पूरी मुस्तैदी के साथ वापस रिहेबिलिट करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। 150 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाएं और 4 से 6 मीटर ऊंची समुद्री लहरों ने बहुत सारा यहाँ का जो पहले का जो वातावरण था उसको बिल्कुल बदल दिया, तहस नहस कर दिया। तकरीबन जो 128 गाँव है समुद्र तटीय, जो क्योंझोर है, भद्रक है, बालासोर है, केंद्रपाड़ा, इन जो तटीय इलाकों में 128 गांवों को बिल्कुल जलमग्न कर दिया गया है और समुद्र के जो पास रिहायशी इलाके थे वहां पे बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई है और जो नाविकों की जो नावें थी वो इधर उधर फैल गई और कई टूट गई है। करीबन 1-1 किलोमीटर दूर नावें आके गिर गई है। इस वजह से काफ़ी विकट स्थिति का सामना इन लोगों को करना पड़ा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो नाव दिखाई है समुद्र से करीबन 1 किलोमीटर दूर है, जो ये नावें यहाँ आके गिरी है, कुछ को यहाँ लाया गया है। तो इतनी भयावह स्थिति यहाँ पे होने की वजह से काफ़ी भीषण मंजर यहाँ देखने को मिला है। लेकिन एनडीआरएफ और अन्य जो टीमें हैं वो लगातार इस काम को करती आई है। एनडीआरएफ की 46 टीमें यहाँ तैनात की गई थी, जो सभी जिलों में अपने अपने जो टीम है उनके साथ काम कर रही है। भद्रक में 9 टीमें हैं, बालासोर में 9 टीमें हैं, क्योंझोर में 7 टीम है, पुरी में 2 टीम है, कटक में 2 टीम है। इस तरह कुल मिला के 46 टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। केंद्र और राज्य के कोऑर्डिनेशन से काम किया जा रहा है। राज्य की जो आपदा प्रबंधन टीमें भी इसमें 50 लगी हुई है। इसके अलावा पेड़ काटने वाली मशीनें और जो पुलिस सहायता बल के साथ साथ जो चिकित्सा कर्मी होते हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं। तो पूरी मुस्तैदी के साथ ये लोग अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर तकरीबन 1 सप्ताह का समय वापस स्थिति सामान्य होने में लगेगा, क्योंकि तकरीबन 5 लाख लोग इन 12 जिलों से दूसरी जगह विस्थापित किए गए हैं। इनको खाना खिलाना, राशन देना और पानी की व्यवस्थाएं करवाना, इसके अलावा और भी बहुत सारी जरूरत चीज़ें रहती है, क्योंकि कोविड का दौर है। तो इस दौर में उनको दवाई देना और उनका समुचित ध्यान रखने जैसे कई काम है यहाँ पे। इसके अलावा भी एक समस्या और रही थी, क्योंकि जो कोविड का टीकाकरण था अभियान 2 दिन के लिए रोक दिया गया था। पारादीप जो पोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया। तो पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद इनको फिर से शुरू किया जाना है। तो एक चुनौती भरा कार्य था, लेकिन जिसको एनडीआरएफ की टीमें, राज्य प्रशासन की जो आपदा बल हैं और जो रेस्क्यू टीम है वो सब लगातार कर रही है। अभी मेरे सामने जो कुछ मेरे सहयोगी खड़े हैं, ये यहाँ पे जो मछुआरा समुदाय है उसकी टीम के लीडर हैं और इन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप देख रहे होंगे सामने ये जो नावें हैं ये करीबन 1 किलोमीटर दूर यहाँ आके रखी गई है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब चक्रवात आता है। तो समुद्र के 1-1 किलोमीटर दूर के एरिया में जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इनको यहाँ रखा हुआ है। ये लोग बिल्कुल आज बेघर हैं, वो खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। मैं बात भी करवाऊँगा, मेरे सहयोगी हैं ये जो साथ में मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि है। आपको क्या दिक्कत है, क्या नाम है आपका?
बादल दास, मत्स्य जीविका जिला अध्यक्ष, जिला बालेश्वर, उड़ीसा से बोल रहा हूं। और कल जो चक्रवाती तूफान आया, इसमें हमारा करीबन 200 से 250 ट्रॉलर वो सब लेके ग्राउंडेड किया है। समुद्र से मिनिमम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ा दिया। कल तूफान में 15 से 20 फुट पानी समुद्र से हटात करके आ गया, तो इसको संभालने में तकलीफ हुआ, जैसे कि वो सब ग्राउंडेड हो गया। और इसमें हमारे जो मछुआरे हैं, सब इनका जीविका अभी सबका जीविका अभी बंद है। और कैसे चलेगा, अभी राज्य सरकार और मैं आपका जरिया से केंद्र सरकार को भी अनुरोध करता हूं, ये कैसे हमारा नाव निकाल के और वापस जाए फिर समुद्र में, इसका व्यवस्था करें। तो देखा आपने, इनकी समस्याएं अनेक है, लेकिन राहत और बचाव के कार्य लगातार जारी है। और जो एनडीआरएफ की टीम है, उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। कल रात को इन्होंने एक जो गर्भवती महिला है उसको रेस्क्यू किया। लगातार इन्होंने 10 लोग जो समुद्र में टापू में फंस गए थे उनको बचाया। तकरीबन अब तक इन्होंने 10,500 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है। 1700 के समथिंग जो रोडों पर इधर उधर पेड़ कटे हुए थे उनको वापस दूसरी जगह शिफ्ट किया है। और जो करीबन 1180 जगह जहाँ रोड ब्लॉकेज हो गई थी उनको ठीक किया गया है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको एनडीआरएफ की टीम बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। लगातार बता रहे हैं कि एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ, ये तमाम जो राहत एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं और किस तरह से लोगों को मदद पहुंचाई जाए, तमाम जो राहत एजेंसियां वो इस वक्त लगी हुई हैं। अभी सबसे जो बड़ी दिक्कत वो रोजी रोटी के लिए है, जैसा कि आपने सुना मछुआरा समुदाय के लोगों को कि उनकी किस तरह से अब जीविकोपार्जन की जो समस्या है उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलने वाली है, इस पर उसकी नजरें लगी हुई हैं। खैर, बढ़ेंगे आगे और बढ़ेंगे, अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मॉनसून अपने समय पर केरल में 31 मई या फिर 1 जून को दस्तक देगा। यास चक्रवात के कारण अरब सागर में मॉनसून को बल मिला है। देश के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर मॉनसून से पहले होने वाली बारिश देखने को मिली है। केरल में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली। इसी तरह आज सुबह मुंबई में भी मॉनसून पूर्व बारिश की तेज धार देखने को मिली है। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर सती देवी हैं, जो कि प्रमुख है राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है मैम कि जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो आप ही के हवाले से, मौसम विभाग के हवाले से, कि जो मानसून है वो अपनी सामान्य चाल से है 30 जून और या फिर 30 मई के आखिर में, या फिर 1 जून 30 जून तक जो है ये भारत में एंटर करेगा केरल के थ्रू। मेरा ये सवाल है कि ये जो अभी चाहे अरब सागर में जो तूफान आया ताउते, या फिर अभी जो यास तूफान आया है बंगाल की खाड़ी में, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, मानसून अपने सामान्य चाल से आ रहा है भारत की तरफ? हर साल में मानसून के ऑनसेट के बारे में आईएमडी फोरकास्ट देता है। और ये साल में 31 मई के अराउंड मानसून आने का संभावना हम लोग फोरकास्ट से दे चुका है। इसमें प्लस और माइनस 4 दिन का हमेशा वो मार्जिन भी रखता है। और ये 2 दिन से केरला में बहुत इंटेंस रेनफॉल हो रहा है, वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो रहा है। वो सब ये बे ऑफ बंगाल में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने के वजह से वेस्ट कोस्ट में विंड एकदम स्ट्रेंथन होने के वजह से हुआ था। फिर भी बाद में ये साइक्लोन क्रॉस होने के बाद इसमें इंटेंसिटी में कमी दिखाई दे रहा है। और हम लोग अभी भी वो अराउंड 31 दे चुका था वो फोरकास्ट के बारे में, वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जैक्ट 2-3 दिन पहले हम लोग कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल थिंग, वो हम लोग हमारे बुलेटिन में इंक्लूड करें। तो मैम जो आप कह रही हैं इसका मतलब ये कि मॉनसून जो है वो बिल्कुल अपने समय पर है और उस पे कोई इफेक्ट नहीं डाला है ये दोनों ही तूफान ने? वो एक्चुअली वो मैं बताया ना, ये तूफान के वजह से, दोनों तूफान के वजह से वेस्ट कोस्ट में विंड बहुत स्ट्रेंथ हो गया था और
केरला में के बारे में बोलते हैं तो बहुत दिन से इवन द साइक्लोन टाउटे के टाइम और अभी ये दोनों के टाइम पर स्पेशली लास्ट 2 डेज में बे ऑफ बंगाल साइक्लोन की वजह से बहुत इंटेंस रेनफॉल हो रहा था, बट वो मानसून रेनफॉल नहीं है, वो सिस्टम के ये पर्टिकुलर साइक्लोन की वजह से विंड स्ट्रेंथन होने से हुआ है और वो अभी कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रहा है। फिर भी मानसून रिलेटेड अगेन मानसून का ये रेनफॉल पिकअप होने का संभावना अराउंड 31 के आसपास हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटरिंग करने से देख रहा है, अभी भी मॉनिटरिंग चालू है, इसलिए अभी भी हम लोग कुछ 31 का फोरकास्ट दिया उसमें ही हम लोग अभी भी वही बोल रहा है। और मानसून एग्जैक्ट आने के 2-3 दिन पहले इवन हम एक स्टेटमेंट देता है एग्जैक्टली व्हेन इट इज अराइविंग। तो मैम अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि सपोर्ट जो है, अगर मैं सपोर्ट वर्ड का यूज़ करूँ कि चाहे जो ताउते तूफान आया या फिर अभी जो यास, क्या इन्होंने सपोर्ट देने का काम किया मॉनसून को या फिर इससे इसका कोई लेना देना नहीं है? एक्चुअली आप देखिए ये बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन वो आने के वजह से एक्चुअली अंडमान सी वो सब एरिया में अराउंड 22 हमारा मानसून एडवांस हो चुका है और बे ऑफ बंगाल में ये सिस्टम, ये पर्टिकुलर सिस्टम के पीछे पीछे थोड़ा मानसून आगे बढ़ा है। So southwest Bay of Bengal and most part of Southeast Bay, entire Andaman Sea, Andaman Nicobar Islands and most part of some parts of East Central Bay of Bengal, ये सब इलाकों में मानसून ऑलरेडी पहुंच गया है। और आगे ये हम लोग ऑलरेडी हमारा स्टेटमेंट तो है, हमारा रोज का बुलेटिन में भी ये जा रहा है। और अभी मेन इवेंट है मानसून ऑनसेट ओवर केरला, तो उसके लिए हम लोग अभी मानसून इवन वेस्ट पार्ट में देखेगा तो कमोरिन मालदीव एरिया, वो एरिया में एकदम नीचे मानसून ऑलरेडी पहुंच गया है। इसके पीछे अभी नेक्स्ट इज मानसून ऑनसेट केरला, वो हम लोग अभी मॉनिटरिंग में रखा है। फिर भी मैं बोलना चाहता है वो 2 दिन में अभी केरला में हुआ है, वो मानसून रिलेटेड रेन नहीं है, वो ये पर्टिकुलर सिस्टम इंडियन सिस्टम की वजह से हुआ है। ठीक है, ओके मैम, तो जिस तरह से मौसम विभाग ने ये कहा था कि इस बार जो मॉनसून है वो नॉर्मल होगा, क्या आप बता सकते हैं कि आज की तारीख में, अब चूंकि अब बता रहे हैं कि ऑनसेट हो गया है मॉनसून का, क्या लगता है कि आज की तारीख में जब मॉनसून आ रहा है धीरे धीरे, इस बार नॉर्मल होगा मॉनसून? वो मानसून के बारे में हम लोग क्या स्थिति होगा वो हम लोग फोरकास्ट दिया था नॉर्मल मानसून के बारे में, वो अप्रैल में फर्स्ट स्टेज फोरकास्ट ऑलरेडी दे चुका है। उनका अभी सेकंड स्टेज फोरकास्ट अभी ये मई 31 जून 1 के आसपास आएगा। उसके साथ साथ हम लोग अभी हर महीने भी क्या स्थिति होने वाला है उसके बारे में भी फोकस होगा। तो सेकंड स्टेज फोरकास्ट इज एक्सपेक्टेड, अभी आने वाला है, तो उसमें देखिएगा। ठीक है, सच फर्स्ट स्टेज फोरकास्ट इटसेल्फ दे हैव टोल्ड ये मानसून ये सब में नॉर्मल रहेगा, 98% होने का संभावना है, वही हम क्वांटिटेटिवली हम लोग बताया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम, आप समय निकाली और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सती देवी, मौसम वैज्ञानिक, इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा कर रही थी। और बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। देश की अग्रणी दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला ने भारतीय औषधि महानियंत्रक की
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के नैदानिक परीक्षण की मंजूरी मांगी है। क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी मांगी है जो कि कोविड संक्रमण को बेअसर कर सकती है। दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला हेल्थकेयर ने हल्के कोविड लक्षणों के उपचार के लिए जैविक चिकित्सा ZRC 3308 इसकी घोषणा की है। ZRC 3308 SARS-CoV-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉकटेल है। कैडिला दवा कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शर्विल पटेल ने कहा है कि इस वक्त कोविड से निपटने के लिए सुरक्षित और अधिक प्रभावी उपचार तलाशने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रोग के बढ़ने के विभिन्न पहलुओं और विकल्पों पर गौर करना महत्वपूर्ण है जो कि रोगी की पीड़ा और परेशानी को कम कर सकते हैं। शर्विल पटेल का मानना है कि ZRC 3308 में सुरक्षित उपचार प्रदान करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। और कोविड के बाद तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस इन्फेक्शन के इलाज के लिए वर्धा में जेनेटिक लाइफ साइंसेज ने एम्फोटेरिसिन B इमल्शन इंजेक्शन तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रयास में अपना योगदान दिया है। अब तक भारत में एक ही कंपनी इसका उत्पादन करती थी। सोमवार से इस इंजेक्शन का वितरण शुरू होगा और इसकी कीमत 1200 रुपए होगी। अभी ये इंजेक्शन 7000 रुपए तक मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। नितेंद्र, सबसे पहले तो यही जाइडस कैडिला की अगर बात की जाए, एक अच्छी खबर ये कि अब वो ये मांगा है अनुमति DCGI से कि आप हमें क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति दीजिए एक कॉकटेल। तो मेरा सवाल यही है कि ये किस तरह का कॉकटेल होगा और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, ये 2 दवाओं का मिश्रण होता है और उसमें ये देखा गया है कि इससे फायदा होता है कि एक तरह से बनी बनाई एंटीबॉडी बनती है जिसको डायरेक्ट शरीर के अंदर डाला जाता है, ताकि जैसे अगर किसी को लक्षण होता है, संक्रमित होता है और तुरंत उसको ये कॉकटेल दवा दी जाती है तो बहुत असर होता है और जो बीमारी के फैलने की रफ्तार है उसको कम कर देता है और जल्द से जल्द आदमी ठीक हो जाता है। और इसका उपयोग हम सबको याद है कि जब US के प्रेसिडेंट उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके इलाज में इसका उपयोग हुआ तो बहुत चर्चा में था। उसके बाद ये अमेरिका में काफ़ी प्रचलित है, तो इसलिए भारत में भी इसको जाइडस ने मांगा है अनुमति ट्रायल के लिए। होपफुली मुझे लगता है कि मिल जाएगा, क्योंकि कल भी मेदांता अस्पताल में सिप्ला और जो रॉस एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की, वो भी इस दवा को भारत में लाई हुई है। तो वो सिप्ला के एक मेडिसिन को एक मरीज में दिया गया है कल मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में, और उसका ये देखा जा रहा है भारत में कि कितना असर हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि 70% तक इसका असर देखा जा रहा है और बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जा रही है। खासतौर पे माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में इसका उपयोग हो सकेगा। तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से माइलस्टोन हम तो नहीं कहेंगे कि अभी, लेकिन अगर मंजूरी मिल जाता है तो बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा इलाज के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो कॉकटेल है वो वायरस के दोनों तरफा हमला करता है वायरस पर, और जो शरीर के जो कोशिकाएं हैं उसमें जो ये इंटर करता है वायरस और तब अपना रूप बदलता है और काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, उसको ये रोक देता है ये कॉकटेल। तो बहुत ही फायदेमंद है, इससे जल्द से जल्द मरीज ठीक हो जाता है। अगर सरकार के जो DCGI की तरफ से इसकी मंजूरी मिलती है तो आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि जो इलाज में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। नितिन, थोड़ा सा और इसको अगर समझा जाए, हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले ही आपने भी इसकी रिपोर्टिंग की थी कि अब प्लाज्मा थेरेपी को हटा लिया गया है उस क्लिनिकल ट्रायल के उस पैनल से अब हटा दिया गया है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी ही होते थे जो कि जो लोग स्वस्थ हो गए हैं जब वो ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके ज़रिए वो इलाज किया जा रहा था। अब ये भी ये जो आप कॉकटेल बता रहे हैं ये भी एक एंटीबॉडी कॉकटेल ही है जिसका कि इंट्रोडक्शन किया जाएगा जब लोगों के शरीर में, तो वो आप जो बता रहे हैं कि 2 तरफा जो हमला है वायरस का उससे उसका बचाव करेगा। जी बिल्कुल, ये 2 दवाओं का मिश्रण है और उन 2 दवाओं को एक कॉकटेल बना करके जब दिया जाता है और इसमें बताया गया है कि आधे घंटे तक ये प्रोसेस होता है और OPD में ही मरीज को ये दे दिया जाता है और उसके बाद उनको घर भेज दिया जाता है और घर पे मॉनिटरिंग होती है उनकी। और इसमें ये देखा गया कि काफ़ी तेज़ी से सुधार होता है, क्योंकि जो
वायरस है उसको पनपने नहीं देता है, ज़्यादा उसको वृद्धि नहीं करने देता है, उसको रोक देता है उसकी वृद्धि को। और इस वजह से जब तक चूँकि हम जानते हैं कि संक्रमण के 2 हफ्ते बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है और वो पहले ही एंटीबॉडी जब दे दिया जाता है तो मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाता है और वायरस को पनपने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक चालाकी भरा कदम माना जाता है इस कॉकटेल के जरिए वायरस पर 2 तरफा हमला करके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक एक तरह से प्रूफ है और यूएस के प्रेसिडेंट को दिया गया था और उनमें देखा गया था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो गए थे। तो ऐसे में ये जो क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी के लिए जब आवेदन जार्डस ने किया है, हमें उम्मीद है कि ज़रूर इस पर विचार होगा और जल्द से जल्द मंजूरी मिलेगी और भारत में इसका जब ट्रायल होगा तब देखने को मिलेगा कि कितना इफेक्टिव है ये और किस तरीके से ये मरीज पे फायदा। ठीक है नितेंद्र, अगर मैं ब्लैक फंगस की बात करूं, हालांकि आप जानते हैं कि ब्लैक फंगस वर्ड को लेकर वैज्ञानिकों में आपत्ति है। हम जानते हैं कि कहा गया कि आप ब्लैक फंगस ना कहें, म्यूकर माइकोसिस कहें। तो मेरा सवाल है कि म्यूकर माइकोसिस जो है उसको लेकर वर्धा की कंपनी ने एक इंजेक्शन तैयार की है और उसकी कीमत भी काफ़ी कम रखी गई है। नितिन गडकरी ने भी इसकी काफ़ी तारीफ की है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पे बहुत दिन से ट्रायल हो रहा था, कोशिश हो रहा था, तो वर्धा के कंपनी ने इसमें सफलता पाई है और नितिन गडकरी जी व्यक्तिगत रूप से इसमें दिलचस्पी ले रहे थे और वो लगातार इस पर निगरानी रख रहे थे। तो वो मेडिसिन अब तैयार हो चुका है और सोमवार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग जगहों पे और इसकी कीमत भी काफ़ी कम है। ऐसे हम देखते हैं कि 7,000 से ज़्यादा उस इंजेक्शन की कीमत है और जब ये नई दवा आएगी तो उसकी 1,200 कीमत है। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आसानी से उपलब्ध होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा, कॉस्ट कम होगी तो लोगों का इलाज भी सस्ता होगा और सबसे अच्छी बात है कि एक दूसरी कंपनी इसको बना रही है। इससे क्या होगा कि एक ही कंपनी पे जो भार था वो कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोरोना के हों या फिर ये जो म्यूकरमाइकोसिस के केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द लोगों को इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले, समय पर इलाज मिले, तो इन बीमारियों से निजात मिलेगी, वो जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। और सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इन दवाओं को आम आदमी तक सुलभता से पहुँचाया जाए। एक आखिरी सवाल नितेंद्र की, हम जानते हैं लगातार आप भी हमें वो इनपुट्स भेजते रहते हैं जिसमें ये लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली हो, मुंबई हो और जो तमाम बड़े शहर हैं उनमें अब लगातार एक्टिव केसेस की संख्या घटती जा रही है और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता जा रहा है। क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, निश्चित तौर पे पूरे अगर देश की बात करें तो केस तो कम हो रहे हैं। 2 लाख के आसपास केस है, 2,10,000, कभी 9,000, कभी 8,000 इस तरह से आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 10% से नीचे अभी चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और ये कम होगा क्योंकि महाराष्ट्र में भी मामले कम हो गए हैं, दिल्ली में भी मामले कम है, उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे मामले कम है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मामले कम है, लेकिन साउथ के अभी भी कुछ राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मामले अभी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अभी भी वायरस हमारे बीच में है, हमें सतर्क रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि वायरस खत्म हो गया और हम फिर जो कोविड के जो व्यवहार है उसको अपनाना छोड़ दें, ऐसा करना नहीं है क्योंकि अभी वायरस मौजूद है। ऐसे में हमें एहतियात रखना है, सावधानी रखना है, मास्क जरूर लगाना है, भीड़ से में जाने से बचना है और वैक्सीन जरूर लगवाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी नितेंद्र बता रहे थे कि किस तरह से जो लगातार वैक्सीन को लेकर जो है वो सरकारें आगे बढ़ रही हैं। लोगों को अभी भी, चाहे वो वैक्सीन लगवा लिए हों या फिर ना लगवाए हों, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करने की ज़रूरत है, तभी आप इससे आप बच सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ तथ्य और कुछ मिथ्स जो हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ ग्राफिक्स के जरिए। आप ये वीडियो वॉल पे देख सकते हैं। देखिए, भारत की टीकाकरण प्रक्रिया जो इस वक्त चल रही है पूरे देश में, उसको लेकर तथ्य क्या हैं और मिथक क्या है, उस पर निगाह डालते हैं। तो वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने मिथकों और तथ्यों पर जानकारी दी है। मिथक क्या है? मिथक 1, फर्स्ट मिथक ये है, मिथ्स है कि केंद्र जो है विदेशों से टीके खरीदने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। ये एक मिथ है। लेकिन सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है? तो केंद्र सरकार साल 2020 के मध्य से ही सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत कर रही है। ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना के साथ भी कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं। सरकार लगातार इनसे बात कर रही है। तो ये मिथ्स
नहीं है, ये फैक्ट है। और सरकार ने भारत में उनके टीकों की आपूर्ति या निर्माण करने के लिए सभी सहायता करने की पेशकश भी की है, ताकि आप यहाँ पे आइए और आप यहाँ पे विनिर्माण कीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके टीके मुफ्त में यानी कि फ्री में उपलब्ध हैं। उनके लिए भी एक जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसका फॉलो करना होगा। विश्व स्तर पर टीके की सीमित आपूर्ति है, साथ ही सीमित स्टॉक होने के कारण जो है वो कंपनियों की अपनी प्राथमिकताएं हैं और उनकी मजबूरियां भी हैं। इस बात का भी भारत को ख्याल रखना है और वो रख रही है भारत भी। भारत सरकार के प्रयासों के कारण ही स्पुतनिक वैक्सीन के परीक्षण में तेजी आई। हम जानते हैं कि लगातार जो भारत सरकार वो प्रयासरत है और स्पुतनिक वैक्सीन के परीक्षण में भी हमारे यहाँ तेजी आई है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसका कि जानना आपको जरूरी है। रूस ने हमारी कंपनियों को टीके और तकनीक का हस्तांतरित की है, जिससे बहुत जल्दी ही वैक्सीन बनाने का काम जो है वो यहाँ भारत में शुरू होने वाला है। तो ये कुछ मिथ्स थे, उसके फैक्ट्स हमने बताए। अब मिथ नंबर 2 क्या है? मिथ नंबर 2 ये है कि केंद्र ने विश्व स्तर पर उपलब्ध टीकों को मंजूरी नहीं दी है। ये एक मिथ है। अब इसमें सच्चाई क्या है, सच बात क्या है, वो देखिए। सच ये है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में भारत में यूएस FDA, EMA, यूके का MHRA और जापान के PMDA और WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग द्वारा अनुमोदित टीकों के प्रवेश को आसान बना दिया है। कहाँ है इसमें कोई मिथ? ये तो सच्चाई है किस तरह से तमाम चीज़ों को हमने आसान बनाया है। आगे बढ़ते हैं। औषधि नियंत्रक के पास अनुमोदन के लिए किसी विदेशी विनिर्माता का कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। एक भी एप्लीकेशन वहां पे पेंडिंग में नहीं है। अब मिथ क्या है नंबर 3, उस पर निगाह डालते हैं। केंद्र जो है वो टीकों के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है केंद्र सरकार, जबकि फैक्ट ये है कि केंद्र सरकार पिछले साल की शुरुआत से ही अधिक से अधिक कंपनियों को टीके का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रभावी सूत्रधार की भूमिका निभा रही है। आगे भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भारत बायोटेक के अलावा 3 अन्य कंपनियां कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू करेंगी। लगातार वैक्सीन का उत्पादन यहां पे किया जा रहा है। भारत सरकार और वैक्सीन निर्माताओं ने इस मिशन में एक टीम इंडिया के तौर पर काम किया है। ये भी सच्चाई है। अब मिथ नंबर 4 क्या है, जो झूठ है, वो ये कि केंद्र को अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू कर देनी चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि देखिए, अनिवार्य लाइसेंसिंग कोई बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शंस नहीं है, बल्कि जो एक एक्टिव पार्टनर भागीदारी होती है उसको लेकर मानव संसाधनों का प्रशिक्षण हो, कच्चे माल की सोर्सिंग और जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं के उच्चतम स्तर की आवश्यकता इसमें ज्यादा जरूरी है। इस बात को सबको ध्यान रखना होगा। मिथ नंबर 5 क्या है कि केंद्र ने राज्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दी है, राज्यों को अपने भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन फैक्ट ये है, हमारे दर्शक आपको बता दें कि केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं को फंडिंग से लेकर उन्हें भारत में विदेशी टीके लाने के लिए उत्पादन में तेजी लाने के लिए त्वरित मंजूरी देने से लेकर तमाम तरह के काम कर रही है, ताकि राज्यों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा केंद्र द्वारा खरीदा गया टीका लोगों को फ्री में देने के लिए राज्यों को पूरी तरह से दी जा रही है। तमाम जो राज्य हैं उन्हें केंद्र सरकारें प्रोवाइड कर रही हैं। मिथ नंबर 6 क्या है, जो कि मिथक है, राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा है केंद्र। जबकि सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि केंद्र राज्यों को तय दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से पर्याप्त टीके आवंटित कर रहा है। पारदर्शी तरीके से सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप जान सकते हैं कि किन राज्यों को कितना टीका दिया गया। अंतिम क्या है, मिथक 7 नंबर जो है वो ये है कि बच्चों के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार जो है वो कोई कदम नहीं उठा रही है। जबकि फैक्ट ये है कि अभी तक दुनिया का कोई भी देश बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहा है, और साथ ही साथ WHO के पास भी बच्चों को टीकाकरण करने की कोई सिफारिश नहीं है। तो ये कुछ अहम बातें थी जिनका कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि देखिए कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं, और इस ग्राफिक्स के ज़रिए हमने ये आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से कोरोना को लेकर, इस वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है और आखिरकार सच्चाई क्या है। और इस विषय पर बातचीत करने का हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर सुनील गर्ग, जो कि निदेशक हैं SAG से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल तो यही कि किस तरह से जो हमने अभी दिखाया कि मिथ्स को लेकर और उसको लेकर फैक्ट्स क्या हैं, सच्चाई क्या है,
जबकि इसमें ये कहा जा रहा है कि राज्यों को नहीं दिया जा रहा है, राज्यों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। जो मंजूरी की बात है वो मंजूरी भी बहुत सारे पेंडिंग्स हैं DCGI के पास। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि शुरू से अगर हम देखें, जब से कोरोना का पेंडेमिक आया है तो केंद्रीय सरकार हमारी लगातार नीति आयोग के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में मिलकर भरसक प्रयत्न कर रही है कि सबसे पहले तो वैक्सीन जो है हमारे पास में देश में आए, यानी कि उनकी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो। इसके लिए प्रधानमंत्री हमारे तीनों कंपनीज के यहाँ भी उन्होंने पर्सनल विजिट की, जिसके मैं कहूँगी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया थी, भारत बायोटेक थी और कैडिला जो कि हमारी गुजरात में कंपनी है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी जाइडस कैडिला के वहाँ भी होके आए ताकि पता चल सके कि किस स्टेज पे वैक्सीनेशन के उसमें हम हैं। तो 16 जनवरी से जब हमने ये टीकाकरण शुरू किया तो एक इसमें से हमारी इंडिजिनस वैक्सीन थी जो कि भारत बायोटेक की थी और दूसरी हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की थी। और इसके लिए हमने इसको बहुत ही चरणबद्ध तरीके से शुरू किया और ये हम ये कहेंगे कि केंद्र ने भरसक प्रयत्न किया कि जिससे कि हमारे को वैक्सीन उपलब्ध हो सके। और सबसे पहले इसके अंतर्गत में हमारे जो है स्वास्थ्य कर्मी और उनके जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण लगाया गया, फिर क्योंकि ये लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको टीकाकरण लगाना बहुत जरूरी है, जो कि केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये पहल थी। नंबर 2, फिर टीकाकरण जो किया गया उसमें टीकाकरण 45 साल से ऊपर के लोगों का किया गया, जो कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज थे, उनको टीकाकरण किया गया करके। और इसमें सभी सेंटर्स को दवाई दी गई, चाहे वो स्टेट के सेंटर्स थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस आते थे, तो मिलके हम लोग साथ चले हैं करके। और इसके बाद में साथ ही साथ ये भी प्रयत्न होता रहा कि जो वैक्सीन हमारे 4 महीने पहले बने हुए थे, कंपनीज ने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए थे, तो डेफिनेटली ये है कि अगर हमारे वैक्सीन जल्दी इस्तेमाल नहीं होते तो उनको हम जल्दी से जल्दी जो है बेसिकली हम कोवैक्स के अंतर्गत हम दूसरी कंट्रीज को भी दे सकें, क्योंकि ये सोचना पड़ेगा कि जब तक हमारे पूरे विश्व से वायरस नहीं जाएगा तो इसका अंत नहीं होगा पेंडेमिक का। तो ये भारत सरकार जो है लगातार कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चरर्स के साथ लगी हुई है, कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चरिंग का वो ओवरसी भी कर रही है कि किस तरह से प्रोडक्शन है करके। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो प्राइमरीली अभी तक जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा रहे हैं। शुरू में जो है जो प्राइवेट सेक्टर के वहाँ पे लगाए गए थे वैक्सीन, वहाँ पे 250 रुपए चार्ज किए गए थे, जिसमें 150 रुपए सरकारी खर्चे के तौर पे कंपनी को जाते थे और 100 रुपए उन अस्पतालों को जाते थे। तो वैक्सीन जो है बेसिकली हमें देखना है कि पूरे विश्व भर में, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में, पूरे विश्व भर में ये लिमिटेड सप्लाई में है। और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग लगाते जाएंगे वैक्सीन और हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी तो हम लोग ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होते जाएंगे। इंडिया एक बहुत बड़ा, भारत हमारा एक बहुत बड़ा देश है, 137 करोड़ से ऊपर की आबादी है और इसमें से अगर हम 80 करोड़ को भी टीकाकरण करते हैं तो हमें 160 करोड़ डोजेस की आवश्यकता है। तो जिसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भरसक प्रयास है कि वो वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी वो स्केल अप कर रही है इन कंपनीज के साथ मिलके। और जब तक हम करीबन दिसंबर तक पहुंचेंगे तो हमारे पास में लगभग 262 करोड़ डोजेस होंगी डिफरेंट वैक्सीन के, जिसमें बायोलॉजिकल्स भी आएगा, जिसमें जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी आएगी, हमारी नेजल स्प्रे की वैक्सीन भी आएगी। तो और हमने ये भी देखा है कि इसमें ये भी देखा गया है कि बेसिकली हमने जो है इवन ब्रिज ट्रायल्स को भी वेव ऑफ कर दिया, यानी कि बाहर जो वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है, मॉडर्ना या फाइजर की जो वैक्सीन है उसका जो प्रयोग हो रहा है बाहर में, हमने देखा कि उन वैक्सीन को भी हम इंडिया में इस्तेमाल कर लें। तो फाइजर ने इस दिशा में बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा है कि हम वैक्सीन को जितनी भी हमारी कार्रवाई होने के बाद में हम इसी साल इंडिया को सप्लाई करेंगे। और उन्होंने कंपनीज को इस तरीके से भी मॉडिफाई किया है क्योंकि ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइजर वैक्सीन भी रह सके। तो जो उसके अंतर्गत ही हमने स्पुतनिक वैक्सीन को भी प्राप्त किया है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सेंटर ने बाहर की वैक्सीन को
एक, बल्कि मैं कहूंगी कि भारत सरकार की तरफ से भरसक प्रयास है वैक्सीन को लेके, ग्लोबल वैक्सीन को इंडिया में लेके आने बिल्कुल, और इसलिए भी हमने दूसरा जो है हम कहें ग्राफिक्स के जरिए कि हमारी जो रैंप अप कैपेसिटी है जी, लगातार फाइजर को और हमने भारत बायोटेक को भी एडवांस में, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी केंद्र सरकार ने एक इनेबलर का रोल प्ले किया, यानी कि हम लोग उनको भरसक ये प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, ताकि क्योंकि एक हमारे पास में भारत बायोटेक जिसके पास, जो कि अब पूरी तरह से भारतीय कंपनी है और उसकी भी ये कोशिश की जा रही है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हमारी अपनी ही कंपनी है, तो वो 2-3 जगह मिलके वो ये भी कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन की जो है प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाई जा सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जिस बात का जिक्र हमने किया कि हमने जो कुछ फैक्ट्स और क्या कुछ मिथ्स थे इसको लेकर वो आपके सामने लाने की कोशिश की, ताकि आप जान सकिए कि भारत सरकार किस किस तरीके से, किस किस लेवल पर वैक्सीनेशन हमारे देश के तमाम लोगों को हो सके इसके लगी हुई है। लेकिन मिथ्स क्या कुछ फैलाया जा रहा है उसको हमने आज दूर करने की इस ग्राफिक्स के जरिए कोशिश की। बढ़ेंगे आगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सएप की ओर से नए नियमों से निजता के उल्लंघन के आरोपों का जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार निजता के अधिकार का पूरी तरह से सम्मान करती है। नए नियमों से व्हाट्सएप के सामान्य यूजर्स को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन नियमों का मकसद यही है कि किसी हिंसा को जन्म देने वाले एक खास संदेश की शुरुआत किसने की थी, जो कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता और सार्वजनिक व्यवस्था, बलात्कार, बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों से जुड़े हैं। नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में एक दफ्तर खोलना होगा जिसमें किसी नोडल अधिकारी की तैनाती होगी, जिससे लाखों सोशल मीडिया के यूजर्स की चिंताओं को दूर किया जा सके। मंत्री ने कहा कि नए नियमों का मकसद सिर्फ इतना ही है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोका जा सके। सवाल पूछने के अधिकार के तहत सरकार आलोचनाओं को स्वीकार करती है। नए नियमों से सोशल मीडिया के आम यूजर्स के अधिकारों को मजबूती मिलेगी, जो कई बार उपद्रवी तत्वों का शिकार हो जाते हैं और पीड़ित होते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे मामा जी, अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देख, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाएंगे। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की कुछ अहम खबरें। और हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सुचित्रा नमस्कार, क्या कुछ आज अहम खबरें? शुरुआत करते हैं बॉक्सिंग से जुड़ी अच्छी खबर के साथ। दुबई में खेली जा रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गत चैंपियन अमित पंघाल, विकास कृष्णा और पदार्पण कर रहे वरिंदर सिंह ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 15 पदक पक्के कर दिए हैं। पंघाल ने 52 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया के खारखू एंड खमांडा खाकी को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। इसके साथ अमित ने इस प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार अपना पदक पक्का किया। फाइनल में पहुंचने के लिए पंघाल को कजाकिस्तान के साकेन बिबोसिनोव की चुनौती से पार पाना होगा। वहीं एक अन्य भारतीय मुक्केबाज वरिंदर ने 60 किलो वर्ग में फिलीपींस के जेरे सैमुअल डेले क्रूज को 5-0 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। अनुभवी मुक्केबाज विकास कृष्णा ने भी अपने पंच का दम दिखाया। उन्होंने ईरान के मोस्लेम मकसाउदी मल अमीर को 4-1 से हराकर कम से कम कांस्य पदक पक्का किया। पदकों की संख्या के मामले में ये टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय खिलाड़ियों ने इससे पहले 2019 में 13 पदक जीते थे। स्पेनिश क्लब विलारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है।
विलारियाल ने ये जीत पेनल्टी शूटआउट में हासिल की, जहां टीम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 11-10 से हराया। मैच काफी रोमांचक रहा। विलारियाल ने अपने स्टार खिलाड़ी मोरेनो की मदद से खेल के 29वें मिनट में पहला गोल किया। मैन्यू की ओर से 55वें मिनट में एडिनसन कवानी ने गोल दागकर मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। निर्धारित समय और एक्स्ट्रा टाइम में भी स्कोर लाइन 1-1 ही रही, जिसके चलते मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां विलारियाल ने कामयाबी हासिल कर इतिहास रच दिया। टोक्यो ओलंपिक के आयोजन को लेकर जापान के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरर ने इस बात की पुष्टि की है कि जापान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन का ओलंपिक के आयोजन को लेकर समर्थन हासिल रहेगा। कोरोना महामारी के चलते जापान में ओलंपिक के आयोजन को लेकर विरोध हो रहा है। इस कड़ी में बुधवार को जापान के एक अखबार ने, जो कि खुद इन खेलों का आधिकारिक प्रायोजक है, इन खेलों को रद्द करने की अपील की थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खेल की खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से चीन में कोविड वायरस की उत्पत्ति की जांच के अपने प्रयासों को दोगुना करने के लिए कहा है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अगले 3 महीनों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं कि क्या ये किसी संक्रमित जानवर के साथ मानव संपर्क से उभरा है या फिर प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना से उभरा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को जांच में सहायता करने का निर्देश दिया और चीन से महामारी की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करने का आह्वान किया। इस बीच कोरोना वायरस पर दुनिया भर में प्रसिद्ध अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची और कई अमेरिकी विशेषज्ञों ने कोरोना की उत्पत्ति की जांच को लेकर फिर से आवाज उठाई है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति की जांच जारी रहनी चाहिए। और अब बात लाइफ प्राइम की। और फ्रांस की राजधानी पेरिस के मशहूर आईफल टावर, जिसे हाइड्रोजन संचालित स्पॉटलाइट का उपयोग करके रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया गया, आप इनकी खूबसूरत झलकियों को देखिए और हमें दीजिए अनुमति, लेकिन एक अनुरोध के साथ आपसे कि आप घर में रहिए या फिर घर से बाहर जाइए, मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथों को नियमित अंतराल पर धोते रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर वैक्सीन की डोज लीजिए, तभी हम और आप इस भयंकर महामारी से बच सकते हैं। तो आप देखिए इन झलकियों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत।
मुई इंडिया नहनु हुनूरा इंडिया माँ हिंदी हस्ती हिंदियान सलाम हिंदुस्तान We are India. कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Namaskar and welcome to Midday Prime. On the show this afternoon, we will be getting you the latest on Yas cyclone shifting to Jharkhand and another big story tracking for you on Midday Prime. We will be cracking several myths on India's COVID-19 vaccination program. We will be getting you a detailed explainer plus factual rebuttal on all the misinformation that is being circulated with the COVID India Task Force member, Dr. Sunila Garg. She's going to be joining us. We're going to talk about this with her comprehensively. But on Midday Prime, first up, the headlines. Cyclone Yas weakens into deep depression after reaching Jharkhand. Likely to gradually weaken into a depression in next few hours. Heavy rains create flood-like situation in Balasore and Dhamra districts of Odisha. Many districts of West Bengal report heavy rains. NDRF and other agencies engaged in relief and rescue work. Zydus seeks DGCI approval to undertake clinical trials for monoclonal antibodies cocktail that can neutralize COVID infection. Genetic Life Sciences in Varda starts production of amphotericin B emulsion injection to treat black fungus. It will be available at the reduced cost of rupees 1200 against rupees 7000 now. COVID vaccination drive in India continues. Over 20.26 crore doses administered after 131 days. Daily recoveries continue to outnumber cases for 14th consecutive day at 2.1
1 lakh cases. Declining trend in new cases is maintained. Daily positivity rate reduced to 9.79%. IT Minister Ravi Shankar Prasad reiterates government fully recognizes and respects the right to privacy, says the new rules are only designed to prevent abuse and misuse of social media, and government welcomes criticism, including the right to ask questions. And Antiguan Prime Minister Gaston Brown says Mehul Choksi has been traced in Dominica. Brown requests Dominican government not to return Choksi to Antigua and directly deport him to India. In other world news, US President Joe Biden orders US intelligence agencies to submit report in next 3 months on origins of COVID-19 virus in China. American health expert Dr. Anthony Fauci also supports the probe. And political crisis in Mali deepens further. Interim President and Prime Minister resigned 2 days after their arrest by the military. The UN Security Council strongly condemns the ouster and arrest and calls for return to civilian government. And in sports news, Villarreal stunned Manchester United after a marathon penalty shootout to win 11-10 on penalties in the Europa League final. United goalkeeper David De Gea misses the last spot kick as Spanish club lift their first ever major UEFA silverware. And we begin Midday Prime with the big news. Cyclone Yas has moved to Jharkhand in deep depression mode. The state has witnessed heavy rain showers due to Cyclone Yas, and heavy rainfall is expected in Garhwa and Daltonganj region in Jharkhand today. A red alert has been issued for the same by the India Meteorological Department or IMD. Ranchi, Kunti, Gumla, Latehar and Chhatra in Jharkhand are expected to witness rain showers today. Seeing the intensity of the cyclone, people of Jharkhand have been asked to stay indoors for the next 24 hours. Also, people residing in low-lying areas have been moved to safer places. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has asked NDRF teams and other officials to be on their toes to deal with any emergency-like situation and be on high vigil. While the IMD has predicted heavy to very heavy rainfall in Purulia, Nadia, Murshidabad, Howrah, Jhargram, Bankura, South and North 24 Parganas, Darjeeling and Kalimpong areas of West Bengal, rain alert has also been issued in Balasore, Bhadrak, Jaipur, Kendrapara, Jagdishpur, Cuttack and Mayurbhanj areas of Orissa. And there are 7 Indian Navy teams from Vishakhapatnam comprising 2 diving and 5 flood relief teams undertaking relief operations in aftermath of impending cyclone Yas at 3 separate locations. The Navy teams are located at Digha, Fraserganj and Diamond Harbour in West Bengal. Meanwhile, NDRF team rescued a mother and her newborn baby from a flooded village of Balasore late night at 2 a.m. The mother and the baby were brought safely to the hospital. These are the visuals. And my colleague Ashutosh Mishra joining us live from Bhubaneswar to give us an update on the latest situation. Ashutosh, it's been more than 24 hours post the landfall yesterday in Orissa, especially the worst hit like Kendrapara and Balasore and other regions. The estimate of loss, damage to property and overall impact, what's the situation on ground? An official estimate is yet to be made. In fact, Chief Minister Naveen Patnaik made an aerial survey of the affected areas. And now the officials will come up with the estimate, real-time estimate.
but overall damage has been very heavy, as one can see from the visuals. And Chief Minister is also supposed to announce a package, relief package after aerial survey. But as far as current focus is concerned, the current focus is on relief, rehabilitation and restoration work. Relief for 128 villages has been announced by the Chief Minister for a week. These villages are being provided cooked food. Where they want, they are being provided with material to cook the food or even dry food. Even Red Cross is providing them relief. This one. And then NDRF teams, ODRAF teams, firefighting teams, they are on the ground, they are clearing the roads. Most of the roads have been cleared. But in some areas of Balasore and Bhadrak, some crucial roads are still to be cleared. Then there is a flood threat perception, and the level of river Baitharani has been rising because of heavy rains overnight. So that is being closely watched. District collectors have been alerted, particularly in Balasore, Mayurbhanj and Jajpur. So this situation is being watched very closely. And then there was a situation where there was tidal inundation of villages. Sea water entered houses. So at least 120 villages faced such situation. In some of the villages, people cut roads, they dug up roads to drain out the water, and the government allowed them to do that because that was necessary, roads can be repaired. But then people had to have some relief. So this was done. An official package, we are expecting it will be announced soon after Chief Minister's aerial survey. And as far as electricity is concerned, it had been disrupted in many areas, power supply, but in most of the areas it has been restored because Chief Minister had issued specific orders that it should be done. 80% of the supply should be restored within 24 hours. And he had also issued instructions that most of the crucial roads should be cleared. That job has been done. But electricity supply, of course, in some of the areas of Balasore and Bhadrak, is yet to be restored. That work is expected to be completed in the next 24 hours. All right. Well, of course, thank you very much, Ashutosh Mishra, for joining us from Bhubaneswar and bringing us up to speed with the latest developments on the aftermath of Yas landfall there yesterday. Now, according to the Met Department, this year the monsoon is likely to make its onset over Kerala at the normal date of May 31st or June 1st. Earlier, due to Yas cyclone, the monsoon has been strengthened in the Arabian Sea. Pre-monsoon rains were observed in southern part of the country, including many places of Kerala in the last 24 hours. Similarly, pre-monsoon rains in Mumbai were also witnessed this morning. Let's quickly go across to Dr. Sati Devi. He's head National Weather Forecasting Center. Ma'am, thank you very much, Dr. Sati Devi. Thank you so much, ma'am, for joining us live on Midday Prime. Just to explain simply to our viewers of National Broadcaster, ma'am, the impact of back-to-back two cyclones on the monsoon season. As such, this year we are expecting, as per our forecast, we have already predicted a normal monsoon in this year. And the monsoon onset around over Kerala is expected to be around 31st May with an error of plus or minus 4 days. So that we are continuing with that. We are expecting monsoon to onset over Kerala around 31st. And if you are talking about the two the cyclones, one over Arabian Sea and another one over Bay of Bengal. Yes, it has caused a lot of strengthening in the wind, and due to that, along the west coast, this cyclone Tote has given a lot of rain along the west coast, and even the current system, which is cyclone Yas, which has just crossed yesterday. Under its impact also, there had been strengthening of wind along the southern parts of Arabian Sea and the coastal parts of Kerala. Due to that, there have been intense rainfall activity experienced over Kerala last 2 days. But this is not, we cannot take it as monsoon just because it is happened because of the strong low pressure system in the Bay of Bengal. And as such, monsoon, if you are talking about the current status of monsoon has already entered into South Andaman Sea and part of Nicobar Islands on 21st May.
And due to the strengthening of this Indian slow pressure system, it has slowly it was progressing behind that. And as on date, most part of Comorin, Maldives area, Southwest Bay of Bengal, almost most part of Southeast Bay of Bengal, entire Andaman Sea and Andaman Nicobar Islands. Okay. And, parts of East Central and all, it is already covered by monsoon. Ma'am, one last question, Dr. Sati Devi. Would we get to see more aggressive monsoons overall this year because of the impact of Taute and Yas, or is it going to be the normal monsoon? See, monsoon is something which will be there for about 4 months. This is only the beginning. Monsoon is yet to onset. So this type of systems, we always get beginning of the monsoon, we get onset vortex, it is possible. That does not have much impact because it is a large, monsoon is a large scale system. So just some this perturbations of this kind, that will not have much impact because as I told, it is a something we will experience for about 4 months. June to September is the monsoon season. So something beginning, it will not have much impact in the monsoon activity. All right, we'll leave it there. Thank you very much, ma'am, for joining us on Midday Prime. Dr. Sati Devi joining us live. She's head National Weather Forecasting Center. Thank you, ma'am. Thank you so much. Moving on now, let's now move on to the next segment, that is Developing Story. Amid controversy with WhatsApp, Union Minister Ravi Shankar Prasad has reiterated the government's stand on the new guidelines under which digital media companies will have to disclose the identity of the first originator of the information when asked for it. Union Minister Ravi Shankar Prasad has said that the government fully recognizes and respects the right of privacy of the individual, adding that ordinary users of WhatsApp have nothing to fear about the new rules. Its entire objective is to find out who started the message that led to commissioning of specific crimes mentioned in the rules. The new rules are only designed to prevent abuse and misuse of social media. Government, in fact, welcomes criticism, including the right to ask questions, but the rules only empower the ordinary users of social media when they become victims of abuse and misuse. The new rules require the social media companies to set up an India-based grievance redressal officer, compliance officer and a nodal officer, so that millions of users of social media who have a grievance get a forum for their redressal. My colleague Arun Sharma with more details. Arun, if you could hear me, quick one on the observations made by the Union Minister and that very important and a critical point where the government reiterates time and again that it not only respects individuals' right to privacy but right to question. That is something that the government has always welcomed and continues to encourage, but misuse of any social media platform will not be allowed at any cost. There has to be a strict deterrence. Absolutely, Sakal. And one thing is very much clear over here that the law of the land applies to all the companies who are, doing business in any specific area. Now, primarily anything that compromises with the sovereignty or integrity of the country, that will not be tolerated by the government. So that's very much clear. But despite that, what Ravi Shankar Prasad, the IT Minister, clearly said this point, that the right to privacy is something that government respects. But up to an extent, that means if in case a crime is taking place, any sexual crime that has taken place, or any crime that has taken place via the social media tools like WhatsApp or Facebook, the originator message that needs to be identified so that it gives ease to the entire system so that the criminal can be caught because of this thing. But on the other side, what WhatsApp is saying as of now, that this, if in case the IT rules 2021, if that has been applied on the WhatsApp, the end-to-end encryption that will no longer be having any kind of beneficial to this entire grouping system. But on the other side, what government is saying, that on one side, WhatsApp can share its entire data to its parent company, Facebook. But when it comes to sharing data with the government, and that too, not as far as all the cases are concerned, only in the cases whereby crime is involved,
fake news is involved, any sex-related crime is involved. So in all that cases, government should have the right to know that where the originator message was originated from, who was the originator of a particular message, because of what the crime took place. So this is what the government is saying. So now what is the stance now? Google, as of now, it is saying that it will abide by the law. Primarily, Twitter is asking for time of 3 months' time because it wants to upgrade its entire system and upgrade its entire infrastructure as far as this IT rule 2021 is concerned. And as I mentioned earlier, WhatsApp on one side can share its data with the Facebook that its parent company is concerned, but when it's related to crime, when it's related to any kind of crime that is taking place in India, if in case that can't be shared with with the Indian government, that is something, an irony from the WhatsApp side as well. So that is what the observation made by Ravi Shankar Prasad, that it respects the right to privacy, and the common users, the day-to-day users, will not be facing any kind of problem as far as privacy is concerned. But when a crime is involved, yes, government should have a right, and government should have a right primarily in these kind of situations. Rightly so. Thank you very much, Arun, for explaining it in detail. Thank you. Moving on, there's some big news coming in now. Zydus Cadila has announced biological therapy, that is ZRC3308, which is used to treat mild COVID-19. The pharmaceutical company Zydus seeks Drugs Controller General of India, DGCI, approval to undertake clinical trials for monoclonal antibodies cocktail that can neutralize COVID infection. Now, ZRC3308 is a cocktail or a mixture of two anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies. So now for this, Zydus seeks the DGCI not to undertake these clinical trials for the monoclonal antibodies mixture or cocktail. It wants DGCI's approval so that it can go ahead and undertake clinical trials for the same. And monoclonal antibodies mixture. Tapas is joining us with an update on this Zydus and an important development. First of all, explain to us what is monoclonal antibodies mixture / cocktail that it is talking about. And it's a good news, obviously, when it is implemented, isn't it, Tapas? Yes, let me just first explain it. What is exactly this thing is. See, most of the drugs are either chemical based or biological based. What chemical based is basically one is which is paracetamol, or which actually uses API. The biological is one which uses what you call a trace of from biologically it is extracted. So this particular monoclonal, what actually happens is that they take the convalescent convalescent plasma from people and see what is the spike protein that is available, and exactly they try to isolate that, and in many cases some spike proteins are available or effective against one kind of variants. There are some spike proteins which are good for other kind of COVID variant. So what they basically does is that they try to create that particular spike protein in a lab and in a condition which will give them most numbers. And if one particular response, just giving you an example, if when the first time this particular monoclonal was available, a single kind of variant or single variant, it was given approval in US, but later on it was realized that there are different or multi-variants. So now what most of the companies or most of the labs, the pharmaceutical companies were working on it, what they're trying to do is that they're trying to combine or make a cocktail of the proteins, spike proteins that they have got from one place to another. So what happened is that they are very effective against different kind of variants. So what happens now, right now? So we have to basically wait for the DGCI's position / response on it, the nod that they are waiting for, right? Thank you very much, Tapas. I'm sorry I'm really running short of time, but thank you so much for joining us with those very important inputs. Now, let's move on Midday Prime with the efforts of the Union Minister Nitin Gadkari. Maharashtra-based company Genentech Life Sciences Private Limited has also manufactured amphotericin B emulsion injection. This is widely being used in treating mucormycosis or black fungus. It was presently being produced by only one company so far. Distribution of this amphotericin B emulsion will start from Monday. This is important. The injection
injection is priced at rupees 1200. The amphotericin B injection that are currently available in the market as of now costs whopping 7,000 rupees. हमारी निर्मित दवा जो है वो पूरे महाराष्ट्र के लिए पर्याप्त हो जाएगी और कुछ समय बाद जब मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा अच्छी क्वांटिटी में तो पूरे भारत के लिए पर्याप्त होगी। और हमारी जो यहाँ की प्रेजेंट कैपेसिटी है 20,000 वायल हम लोग बना सकते हैं प्रतिदिन। और एम्फोटेरिसिन बी ये दवा जो है इंजेक्शन हम जो बना रहे हैं इमल्शन फॉर्म में बना रहे हैं और ये सब लिपिड बेस्ड है। हमने हमारी अलग टेक्नोलॉजी विकसित करके इसकी कीमत काफ़ी कम रखी है, लगभग 1200 रुपये में यह बाज़ार में अवेलेबल होगी और जिस वजह से सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे जिनको ज़रूरत है। All right, now COVID vaccination drive in India continues. Over 20 crore 26 lakh doses administered within 131 days. And after the United States of America, India is the second country to achieve the 20 crore vaccination doses landmark. Let's take a look at these numbers in detail. The cumulative number of COVID-19 vaccine doses administered in the country stand at 20 crore 26 lakh 95,874. 15 crore 90 lakh 25,000 plus beneficiaries were vaccinated for first dose and 4 crore 36 lakh 70,000 plus beneficiaries received their second dose of vaccine. Now, as on day